हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही समाज मनोविज्ञान की विधियों के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना कि समाज मनोविज्ञान की प्रेक्षण विधि के बारे में, ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में जाना और उसके 2 स्वरूपों के बारे में भी चर्चा की। आज हम उसके अन्य स्वरूपों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेक्षक द्वारा किए गए भूमिका के अनुसार समाज मनोविज्ञान ने प्रेक्षण विधि को 2 भागों में बांटा है, मुख्य रूप से सहभागी प्रेक्षण तथा असहभागी प्रेक्षण। समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा इन दोनों तरह के प्रेक्षण विधियों पर बहुत अधिक बल डाला गया है तथा सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए इन दोनों विधियों का बहुत अधिक उपयोग होता है। तो आज हम इन विधियों की चर्चा करेंगे। पहला है सहभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है सहभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस तरह के जो प्रेक्षण होते हैं, इस तरह के प्रेक्षण में प्रेक्षक व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं में स्वयं हाथ बटाता है तथा उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करता है। सचमुच में यह प्रेक्षक का उद्देश्य व्यवहारों का ठीक से वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रेक्षण करना होता है और इस ख्याल से ही वह समूह की क्रियाओं में हाथ बटाता है। प्रायः प्रेक्षक व्यक्ति के व्यवहारों के हर पहलू के बारे में अपना विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करता है और उसके बाद में उसका विश्लेषण करता है। इस विधि में प्रेक्षक व्यक्तियों के समूह का पूर्णकालीन सदस्य भी बनकर कार्य कर सकता है या अंशकालीन सदस्य भी। पूर्णकालीन मतलब कि हमेशा के लिए, या अंशकालीन में सिर्फ कुछ समय के लिए, जब तक कि उसका ऑब्जर्वेशन खत्म नहीं हो जाता। चाहे उसकी सदस्य जिस भी प्रकार की हो, वह सक्रिय रूप से समूह की क्रियाओं में भाग लेता है और जब प्रेक्षक की भूमिका के बारे में व्यक्तियों को पता नहीं होता है तो वो उसे प्रच्छन्न सहभागी प्रेक्षण, और जब लोगों को प्रेक्षक की भूमिका में पता होता है, जब लोग जानते हैं कि वह कौन है, क्या है, तो उसे अति प्रच्छन्न सहभागी प्रेक्षण कहा जाता है। सहभागी प्रेक्षण प्रायः असंरचित या असंगठित होता है। इसे दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि इस विधि में प्रेक्षक को इस बात की छूट होती है कि वह स्वयं ही यह निश्चित करे कि उसे क्या प्रेक्षण करना है और उसे क्या रिकॉर्ड करना है, आदि आदि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इस तरह से प्रेक्षण विधि में प्रेक्षक अपना परिचय सदस्यों से प्रायः क्या करता है, छिपा कर रखता है, या वह कोई ऐसी भूमिका अपनाकर समूह में प्रवेश करता है जिसमें प्रेक्षण किए जाने वाले सामाजिक व्यवहार का पैटर्न प्रभावित ना हो, जिससे जब वो जिस चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो इफ़ेक्टिव ना हो उस चीज़ से, उसके आने से उस समूह में। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वह अपना परिचय हमेशा छिपा कर ही रखे। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है कि वह जब बता देता है तो उसे प्रच्छन्न सहभागी, नहीं बताता है तो उसे प्रच्छन्न सहभागी परीक्षण करते हैं, और जब वो बता देता है अपने बारे में, अपनी भूमिका के बारे में, तो उसे वो अप्रसन्न सहभागी परीक्षण कहा जाता है। तो वैसे ही वह अपना परिचय हमेशा छिपा कर ही रखे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा करने से उसे कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होता है और इसीलिए वह अपना परिचय छिपा कर रखता है। और सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जब व्यक्तियों को यह पता होता है कि उनके बीच कोई एक प्रेक्षक भी है, तो
जो उनके व्यवहारों का प्रेक्षण कर रहा है तो वह बिल्कुल ही स्वाभाविक ढंग से व्यवहार करता है। उनके उसके भिन्न भिन्न व्यवहारों के पैटर्न में कोई दिखावापन नहीं होता है। रोजहान ने अपने अध्ययन के द्वारा बताया कि सहभागी परीक्षण के सहारे एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया जिसमें सहभागी परीक्षक ने एक मनोचिकित्सक अस्पताल में साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रोगी बनकर कुछ दिनों तक परीक्षण किया और उस अस्पताल के सामान्य कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इस तरह से यह परीक्षण विधि काम करती है। सहभागी परीक्षण विधि इस तरह से चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करती है। सहभागी परीक्षण के कुछ गुण और दोष भी होते हैं, तो इसके कुछ गुणों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। इस तरह के परीक्षण में प्रेक्षक व्यक्ति के व्यवहारों का परीक्षण एक स्वाभाविक संदर्भ में करता है, नेचुरल वे में। फलस्वरूप वह व्यक्तियों के प्रत्येक व्यवहारिक पहलू जिससे किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार का विशेष अर्थ समझा जा सके को सही ढंग से रिकॉर्ड कर उसका विश्लेषण करने में समर्थ होता है, और इससे उसके परिणाम की सार्थकता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा है, प्रायः यह देखा गया है कि सहभागी परीक्षण कई दिनों तक चलता है। परिणाम स्वरूप इससे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो काफ़ी विस्तृत और अर्थपूर्ण होती हैं, और उनका विश्लेषण करने से जो प्राप्त परिणाम प्रश्नावली विधि से प्राप्त सूचनाओं से मिले परिणाम से कहीं अधिक अर्थपूर्ण होता है। परंतु इन गुण के अलावा भी इसमें कुछ अवगुण दोष भी पाए जाते हैं। पहला है, चूंकि प्रेक्षक इस विधि में समूह की क्रियाओं में सक्रिय भाग लेता है, इसलिए धीरे धीरे वह समूह में अपना एक विशेष क्या होता है, पद स्थान बना लेता है और अपनी सक्रियता कम कर देता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, वह वास्तव में बहुत ही सामाजिक अंतःक्रियाओं को रिकॉर्ड करना भूल जाता है, और इस तरह से उसका प्रेक्षण क्या होता है, दोषपूर्ण हो जाता है। और इतना ही नहीं, वह अपने विशेष भूमिका द्वारा समूह के पूरे सदस्य के व्यवहार के पैटर्न को भी कभी कभी बदल देता है, कहीं ना कहीं। दूसरा है, प्रेक्षक धीरे धीरे अपनी मानवीय कमजोरियों को दिखाना शुरू कर देता है। प्रायः देखा गया है कि कुछ समय के बाद प्रेक्षक समूह के व्यक्तियों के साथ सांवेगिक रूप से उलझ जाता है, और वह किसी दुखद घटना के होने पर अन्य सदस्यों के साथ सहानुभूति दिखाने लगता है। व्यक्ति के व्यवहारों पर इन घटनाओं के प्रभाव को रिकॉर्ड करना वह क्या होता है, भूल जाता है, और वह अपना समय सहानुभूति दिखाने में व्यर्थ बर्बाद करता है। जितना ही सांवेगिक उलझन जो बढ़ेगी, क्या होगा, उससे प्रेक्षण में आत्मनिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती है। तीसरा है, सहभागी परीक्षण में प्राप्त आंकड़ों में माननीकरण कम होती है। इसका कारण यह है कि धीरे धीरे प्रेक्षक का अनुभव इस हद तक बदल जाता है कि वह व्यक्तियों के व्यवहारों का सही प्रेक्षण ही नहीं कर पाता। फलस्वरूप दूसरे प्रेक्षक द्वारा किया गया प्रेक्षण पहले प्रेक्षक के प्रेक्षण को काफ़ी भिन्न हो जाता है। उसके और इसके प्रेक्षण में क्या होता है, काफ़ी भिन्नता आ जाती है। चौथा है, सहभागी परीक्षण में चूंकि प्रेक्षक किसी तरह का जोड़ तोड़ नहीं कर सकता, अतः उसे उस समय तक इंतजार करना होता है जब तक कि सदस्यों द्वारा अमुक तरह की सामाजिक अंतःक्रिया स्वयं न की जाए। इससे काफ़ी समय क्या होता है, बर्बाद हो जाता है उस क्रिया को रिकॉर्ड करने में
कि जब वो स्वाभाविक रूप से वह क्रिया होगी तो उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे इसमें। परंतु इन सारे गुण और अवगुणों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि सहभागी प्रेक्षण के कुछ गुण तथा दोष हैं, और इन अवगुणों के बावजूद भी इस प्रेक्षण की भूमिका समाज मनोविज्ञान में काफ़ी है, और इसका उपयोग भी समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत अधिक किया जाता है। तो आज हमने जाना कि सहभागी परीक्षण किसे कहते हैं, इसके अन्य स्वरूप अस्वाभाविक परीक्षण की चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।